बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ हेडक्वार्टर के इलेक्शन सिटी से मैं हूँ शाजिया खान, मेरे साथ मेरे को होस्ट शहजाद रज़ा मौजूद हैं। नाज़रीन, जिस तरह के 8 फरवरी पत्थर पर लकीर साबित हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान का एक तारीख़ी दिन रहा। इंतखाबात बिलाखिर हो गए हैं, नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यकीनन अवाम निकले हैं, टर्न आउट रहा है, बहुत ज़बरदस्त नताइज आ रहे हैं। अभी भी नताइज जो है वो प्रोग्रेसिव हैं। कुछ नताइज जो है वो बहुत एक क्लियर डायरेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ नताइज आएंगे तो हमें पता चलेगा आगे कि क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। मुल्क के आइंदा 5 बरसों की किस्मत का तयन तो होने जा रहा है, लेकिन इस हसास नोयत के इलेक्शन के बारे में मैं कुछ आगाज़ में कहना चाहूँगी कि ये पुरअमन इनेकाद किया गया। यकीनन निगरां हुकूमत की जानिब से बड़ी काविशें थी, बड़ी मुआवनत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये करके दिखा दिया। साथ साथ अगर हम बात करें अस्करी जो इदारे हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, उनकी बड़ी एक ताउन रहा, क्योंकि जिस तरह से कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, और इसी हवाले से आज ISPR की एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है और उन्होंने ये बात कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की जो आम इंतखाबात के पुरअमन और जो तशद्दुद से पाक इनकाद है, उस पर कौम को मुबारकबाद दिया गया है। निगरां प्राइम मिनिस्टर ने भी इलेक्शन 2024 के हवाले से जो कामयाब इनकाद है उस पर कौम का शुक्रिया अदा किया है। जी शहजाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। और यकीनन शफाफ और महफूज इंतखाबात, अगरचा कुछ वाक़यात पेश आए, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बहुत मुनासिब रही और किसी जानिब से भी किसी सियासी जमात से वो शिकायत हमें सुनने को और देखने को नहीं मिली जो इंतखाबात से पहले कई सियासी जमातें उन पर आवाज़ उठा रही थीं। और अब अगर वो सियासी जमातें दावा भी कर रही हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हमें नताइज जारी करता है। अगरचे जैसे उन्होंने बताया कि प्रोग्रेसिव रिजल्ट हैं, पोलिंग स्टेशन वाइज हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन चंद फीसद की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा लगाना मुनासिब नहीं है। तो कुछ देर और हम इंतजार कर लेते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हमारे सामने पेश करेगा तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी और उसके बाद फिर हुकूमत साजी का मरहला शुरू होगा। कौन सी सियासी जमात कहाँ खड़ी है, क्या हुकूमत कोई एक सियासी जमात बनाएगी या कई सियासी जमातें मिलकर हुकूमत साजी के अमल में शिरकत करेंगी, इसके लिए हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मेहमानों का आपसे मैं तारुफ कराता चलूँ। मेरे दाईं जाने बैठे हैं नवीद अहमद खान साहब, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। काशिफ रफीक साहब भी साथ मौजूद हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। दूसरी जाने तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक यू वेरी मच। हमायूं खान साहब तज्जियाकार हैं, आप अक्सर TV पे इनको देखते रहते हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और आपके ख्याल में ओवरऑल पूरा दिन आप देखते रहे हैं, रिजल्ट्स आते रहे, अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसा रहा माहौल, अवाम का जोश खरोश, इनकाद, ओवरऑल क्या आपकी असेसमेंट है? अच्छा, ये जो इलेक्शन 2024 है, ये 5 साल के बाद चूँकि इसका इनकाद हो रहा है और बड़ी अनसर्टेनिटी रही पिछले काफ़ी अरसे से कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, अफवाज पाकिस्तान ने और फिर पाकिस्तान की आवाम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और बड़े अच्छे इलेक्शंस कंडक्ट हो गए। अगरचे इक्का दुक्का वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, KP में कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल ये जो बाकायदा वोटिंग हो गई कंप्लीट टाइम पे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान की आवाम की जीत हुई और पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आवाम ने उन दहशतगर्दों को और उन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने वाले अनासर को शिकस्त दी और ये बड़ी खुशाइन बात थी। और जहाँ तक ओवरऑल इलेक्शन के टर्न आउट का ताल्लुक है या मिले जुले रुझानात का ताल्लुक है, तो टर्न आउट दरमियाना रहा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा, बहुत लो नहीं रहा, और जो रुझानात थे वो भी मिले जुले रहे। अब तक चूँकि रिजल्ट बाकायदा तौर पे सामने नहीं आए, इसलिए अभी से कोई चीज़ कायम नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल इंडिपेंडेंट्स को भी कामयाबी मिली, नून के कैंडिडेट्स भी सामने आए और पीपल्स पार्टी को सिंध में भी कामयाबी मिली। बाकी जो छोटी जमातें हैं, जिनको छोटी जमातें या इलाकाई जमातें कहा जा सकता है, उनके भी कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। काशिफ, हम बाद में बात करेंगे कि टाकरा क्या है, सरप्राइज कौन किसको देगा। हमने सुबह जब ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था उसके बाद हमने देखा कि वोट कास्ट होना शुरू हुए, लोग घरों से निकले। सवाल यहाँ ये है कि बड़ा इस वक्त एक एक रॉस से फैलाई जा रहा है कि जी नताइज सुस्त क्यों हो गए हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से स्टेटमेंट भी आया, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा और भी कहा, सिवाय नून लीग के। नून लीग का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे वो आपके मोबाइल सर्विस बंद हुई हो या आपके इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात। मुझे ये बताइए, 2008 का इलेक्शन हो गया, 2013 का इलेक्शन हो गया, 2018 का हमने उसमें भी देखा था कि एक दिन के बाद या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाकायदा प्रॉपर इलेक्शन का जो है वो अनाउंसमेंट, नताइज की अनाउंसमेंट की जा रही थी। तो इस बार तो इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत तो नहीं है कि सुस्त हुए हुए इलेक्शन नताइज। देखिए शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो पॉइंट आपने किया, बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन हो गया, पुरअमन हो गया, अवाम बाहर निकली, अवाम ने अपनी हक़ रायदही इस्तेमाल की,
जिसको बेहतर समझा उसको उन्होंने वोट दिया, किसी को रोका नहीं गया। और आप देखें कि इस मामले के ऊपर बड़ी गुफ्तगू थी बिफोर इलेक्शन डे कि शायद पता नहीं वोट डाला जाएगा नहीं डाला एक जाएगा। मिनट क्या आपको होगा? काश साहब रोकना चाहूँगा। एक नतीजा है हमारे सामने 25 बुनेर से हमारे सामने ये नतीजा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नाजरीन। इसमें रियाज खान साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 28,490 वोट लेके कामयाब हुए हैं। ये सूबाई असम्बली PK 25 बुनेर का ये नतीजा है इस वक्त, जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 28,490 वोट लेके रियाज खान साहब इसमें कामयाब करार पाए हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह हम देख रहे थे कि अभी कुछ देर कबल जो है दोबारा जो एक तेज़ी देखने में आ रही है और नताइज का ऐलान किया जा रहा है। PK 25 बुनेर 28,490 रियाज खान साहब जो है यहाँ से कामयाब हुए हैं और यकीनन बुनेर का जो वोट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। जो जिस तरह हम देख रहे थे, काशिफ साहब आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि ये जो अभी फ्रीक्वेंटली दोबारा से शुरू हो रहे हैं ये, तो उसने उस कयास आराई को दोबारा दम तोड़ गई है। वो कयास आराई कि जी ये सुस्त क्यों हुए नताइज आने, क्या पीछे खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इस तरह के इस माहौल में जैसे कि आपने भी बात की कि पुरअमन इनेकाद किया गया, उसमें अब इस तरह की बातें लॉजिक समझ में नहीं आ रही। देखें, एक चीज़ तो तय हो गई कि जिन्होंने ये सारी गॉसिप क्रिएट की, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पता नहीं वोट डालने दिया जाएगा नहीं डालने दिया जाएगा, एक सर्टन जमात का माइंडसेट था, एक चीज़ें थी। अब उनको ये कम से कम ये तो टूल नहीं रहा ना कि वोट नहीं डालने दिया गया, कैंप उखाड़ दिए गए, बैलेट पेपर छीन लिए गए, बैलेट बॉक्स उठा के चले गए, वो गॉसिप तो ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि एक सर्टन तरीके से, एक प्लान तरीके से, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ कि 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म हुआ, 6 बजे से बाकायदा ट्रोलिंग शुरू हो गई, फलां जीत गया, फलां को इतनी सीटें मिल गई, इतनी मिल गई। अभी आप अगर यहाँ बैठ के रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं तो तस्दीक शुदा रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सब्र करना चाहिए ताकि तस्दीक शुदा रिजल्ट अनाउंस हो और चीज़ें सामने ना कि आप अपनी पसंद की बुनियाद पे आप ये एक कंपेन लॉन्च कर दें कि फ़लाँ जमात जीत गई, फ़लाँ कैंडिडेट जीत गए, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसका नतीजा आ रहा है और उस तस्दीक शुदा नतीजा 12 इलेक्शन कमीशन ने देना है, बजाय इसके कि आप उसको करने दें। अब आप अगर नहीं करने दे रहे और आप उसको ये कर रहे हैं कि शायद हम प्रेशर डालेंगे तो कोई नताइज तस्लीम हो चेंज हो जाएंगे या प्रेशर में आके गॉसिप क्रिएट हो जाएगा या कोई और मामला क्रिएट हो जाएगा। देखें, ये इलेक्शन लड़ना और पॉपुलर सेंटिमेंट होना दो इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। आरओज ने रिजल्ट देने हैं और जिस आरओज ने रिजल्ट देना है, जिस इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है, याद रखिए कि उसने इस सारे मामले को फिर फेस भी करना है। अगर फर्ज कर लीजिए हारने वाला अपील में जाता है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो रिकाउंटिंग का मामला है, तो ऐसे कोई नहीं है को किसी मंशा के ऊपर उठा के ना जो ऐसे फॉर्म 45 जो है वो दे देगा या किसी को ये कह देगा कि आप ले लें। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, जितना अच्छा स्मूथ अमल मुकम्मल हो चुका, इलेक्शन के आने तक भी एक गॉसिप क्रिएट था, उसके बाद अब ये सारा अमल मुकम्मल हो चुका। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सारे मामले को इतना स्मूथ रखे कि रिजल्ट जो है उसको कंट्रोवर्शियल ना करें। ताकि मैं सिर्फ एक जुमला इसमें ऐड कर दूं कि जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का हल्का होता है वो बहुत वसी होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि 5 बजे आप वोटिंग ख़त्म करें और 6 बजे आप उसका रिजल्ट दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। उसके कलेक्शन में उसके तमाम रिजल्ट्स को कंपाइल करने में वक्त लगता है और आगे देखिए, ये भी मैं समझता हूँ, 6-7 बजे जो है मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी कामयाबी है कि बहुत जल्द वक्त में रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, वरना पिछले इलेक्शंस में देखें 2 दिन रिजल्ट ही नहीं आया था। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन इसलिए क्रिएट की जा रही थी कि आप इसको फिर कंट्रोवर्शियल करें ताकि अगर हम हार रहे हों तो हम ये कह सकें कि ये धांधली हो रही है या ये चीज़ इंजीनियरिंग हो रही है, और अगर हम जीत रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि जी बहुत अच्छा हो गया। तो ये ओवरऑल अगर हम इलेक्शंस को देखें तो बहुत ही ये शफाफ और जो स्मूथ हुई है वोटिंग और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम अब तौसीफ साहब से भी बात करते हैं। तौसीफ साहब, आप किस तरह देखते हैं, आप को अगर कैलकुलेट किया जाए उसको किस तरह एलाबोरेट करेंगे आप? देखें, 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पर ना मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी इशू की वजह से ये इंटरनेट की कुर्बानी देना पड़ी और उसकी वजह से रिज़ल्ट्स लेट हुए, आरओज़ जो हैं वो टाइमली जो है वो इंटरनेट बंद होने की वजह से वो कंपाइल नहीं कर सके। ये एक जेन्युइन इशू है, आपने कुछ तो सेक्रीफाइस करना था। दूसरी बात यह कि मैं टीवी देख रहा था, मुख्तलिफ चैनल्स पे सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि अभी 10% भी रिज़ल्ट नहीं आया मोस्टली। तो वहाँ पर वो एक वो ट्रेंड सेट
करना शुरू कर दिया कि जी वोटर का टिल्ट किस तरफ है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना पड़ेगा कि इन प्राइवेट चैनल्स को जो कि बिजनेस के तौर पर ये करते हैं, देखिए पीटीवी का एक डिफरेंस है। आप ये जो नशरियात कर रहे हैं ये कौमी खिदमत या कौमी ड्यूटी की बुनियाद पर कर रहे हैं कि इट इज़ योर ड्यूटी। आप नेशनल मीडिया, कौमी नशरियाती राब्ता है, नेशनल मीडिया। लेकिन इसका भी जैसे अभी एक निज़ाम तय हुआ कि जी आप 6 बजे से पहले रिजल्ट नहीं दे सकते, ये भी करना पड़ेगा कि जी अभी किया ना 2 बजे इलेक्शन कमीशन ने कि जी जो रिजल्ट हम देंगे वही ठीक है। अभी मैं एक चैनल का सुन रहा था कि जी वो जी इलेक्शन कमीशन ने 10,000 का ऐलान किया कि ये ऑथेंटिक रिजल्ट है, हमने तो 25,000 का कर दिया। आप 50,000 का भी कर दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका वो तो एक इदारा है, आप हैं कौन? बिल्कुल उन्होंने जवाब देना है, उन्होंने सही रिजल्ट देना है, उनका ही रिजल्ट माना जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई कानून साजी करनी पड़ेगी। और मेरा तो दिल चाहता है कह चुका है कि ये पीटीवी के जरिए पीटीवी जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। पीटीवी जो है ना ये इनको मिले, इससे पीटीवी को बिजनेस भी वैसे बाय द वे मिलेगा। अगर इनको ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर ये तमाम जो नताइज हैं, देखे ना शहजाद, इन तमाम नताइज मैं थोड़ा सा डिस्पर्स किया जाए टुवर्ड्स प्राइवेट चैनल्स, ये तो कानून साजी की जो आप बात कर रहे हैं ये तो ऑब्वियसली अगली शोर पड़ता था जब सिर्फ पीटीवी होता था। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ऑब्वियसली ये अगली पार्लियामान का काम है कि अगर इंतखाबी इस्लाहात करनी है तो उसमें ये चीज़ भी शामिल कर दी जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त। हुमायूं खान साहब, इसी को अगर कंटिन्यू करें कि अब मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ दावे करती नज़र आ रही हैं कि जी हमारे पास 150 सीटें हैं, 140 सीटें हैं। जब 10% से भी कम रिजल्ट आए और हतमी नताइज मेरे ख्याल में 4 हल्कों के वो भी सूबाई के आए हैं, तो ये दावा मुनासिब है इस मौके पे कि अभी तो आपको मालूम ही नहीं है कि आपके अपोनेंट के पास क्या और आपके पास? लेकिन शहजाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इस वक्त मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ जो है एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं। और बेसिकली जो 21st सेंचुरी है इट्स अबाउट ऑल नैरेटिव बिल्डिंग। आप एशिया पैसिफिक को देख लें जिसके अंदर हम हैं, इस वक्त तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब लोग जो है इस साल इलेक्शन में जा रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, उसके अलावा इंडिया, श्रीलंका और यूएस जो कि एशिया पैसिफिक के अंदर चूँकि हर जगह है ग्लोबल वर्ल्ड पावर, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर आप नैरेटिव देखें तो वहाँ पे ये ट्रेंड इट्स वेरी सिमिलर। क्या ये होना चाहिए? नहीं। अभी जो तौसीफ साहब बात कर रहे थे कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर एक इस किस्म की बात होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है जिस तरह की हम डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे लोग इस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए एक अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि शायद अगर वो कल हार जाएं तो एक फेस सेविंग के तौर पे वो करें। हम ये कह सकें कि ये धांधली हो गई, इन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर लिए। और ये एक बड़ा साउथ एशियन मेंटेलिटी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है, इससे कोई जो है दो राय नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का 2024 का इलेक्शन देखें तो इस दफ़ा हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स, इन टर्म्स ऑफ द इश्यूज़ जिसके ऊपर हम इलेक्शन के अंदर गए, जिसमें सिक्योरिटी का इशू एक अलहदा एक बहुत बड़ा इशू था। उसके अलावा जो इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, एब्सोल्युटली आई वाज कमिंग टू दैट, वॉर ऑफ नैरेटिव जो चल रही थी, हर पार्टी जो है वो अपनी एक वो बढ़ा रही थी। उसके बावजूद अगर आप पिछले 24 घंटे देखें तो मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और हमारा जो जितने इदारे हैं कि उन्होंने बड़ा एक स्मूथली इसको वो एग्जीक्यूट किया। वाकई मसाइल वाकई उसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, उसके अलावा हमारा सिक्योरिटी की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने इंटरनेट की जो बंदिश करनी पड़ी उसके, और फिर पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर आप उसकी आबादी और फिर उसका जो मोहल्ले वकू देखें, इट्स अ ह्यूज कंट्री। तो कहीं जगहों पे आपको जल्दी रिजल्ट्स आ गए, कहीं जगहों पे आपको नहीं आए। लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द सोल अथॉरिटी जिसने रिजल्ट का अनाउंस करना है। उससे पहले मैं और आप अपनी मर्जी से किसी एक पार्टी या किसी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन की तरफ तो झुक तो सकते हैं, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होगा। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा और। डिले हुआ है और डिले ये पहली दफ़ा नहीं है, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में भी नहीं है। दुनिया के बाकी जो हमारे एशिया पैसिफिक मैंने जो जिक्र किया 1.5 अरब की जो आबादी है वहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल के साथ ये वाक़यात होते रहे हैं।
तो आप एक डेवलपिंग इकॉनमी है, आपके मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। और उसमें जो नैरेटिव बना रहे हैं अब हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि इट्स अ फ्री वर्ल्ड। अच्छा, डिले भी नहीं हुआ। हाँ। ये जो डिले कहा जा रहा है हुआ भी नहीं है अभी। रिजल्ट आ रहे हैं। अभी देखिए ना, रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो इक्का दुक्का जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हम सामने ला रहे हैं और उसके ऊपर बात भी हो रही है। तो इसको इसकी एक खास पिक्चर पेश करना वो मुनासिब रवैया नहीं है। और वो सिर्फ वजह वजह वही है कि आप अगर हार रहे हो तो आप ये कह सकें जी कि ये नवीद चीज़ साहब, है। एक सेकंड आपको रोकेंगे। अयाज के पास हम चलते हैं, हमारे वर्चुअल सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं एक नतीजे के साथ। अयाज, ओवर टू यू। शुक्रिया शहजाद। और यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक अहम नतीजे से जो है वो आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतायज आने का सिलसिला जो है वो जारी है और हम पाकिस्तान टेलीविजन से आपको लम्हा ब लम्हा तमाम तर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अभी आपके साथ वो रिजल्ट जो नतीजा आया है उस नतीजे को भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। आपको ये आगाह करें, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है ये नतीजा देख भी सकते हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के NA 17 का नतीजा जो है ये सामने आ चुका है, जिसमें अली खान जुदून 97,177 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। कौमी असम्बली का हल्का है NA 17 एबटाबाद, जहां पे अली खान जुदून 97,177 वोट जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आप ये नतीजा देख सकते हैं कौमी असम्बली का NA 17 का नतीजा है एबटाबाद का, जहां पे अली खान जुदून जो है वो 97,177 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्कों की आवत का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी हम आपको आगाह कर रहे हैं NA 17 के नतीजे से, जहां पे अली खान जुदून जो है आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया है और अभी 97,177 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो ये था अभी तक का नतीजा। अभी हम वापस चलेंगे शहजाद और शाजिया के जानिब। बहुत शुक्रिया अयाज, बारहा आपके पास हम आना पड़ेगा, हमें हमारी मजबूरी भी, क्योंकि ना आप नताइज का ऐलान करेंगे। नवीद साहब, आप जो डिस्कशन कर रहे थे उसी में एक सवाल और ऐड ऑन कर लीजिए कि हम जैसे बात कर रहे थे कि जी जल्दी भी अगर अनाउंसमेंट कर दिया जाए तो जिन्होंने नेगेटिव एक नैरेटिव बिल्ड करना है वो उसको भी कैश करेंगे, और अगर स्लो भी आ रहा है तो उसमें भी मसला है। अब नताइज जमातों की उम्मीदों के बरक्स होते हैं या उनके मुताबिक होते हैं। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए ये जो है वो कितनी जन्नत की वादी होगी ये इक़्तिदार लेना। नहीं, ये तो कभी भी नहीं होता। ये जन्नत की वादी या फूलों की सेज तो इक़्तिदार होता ही नहीं। ये सिर्फ उस वक्त इक़्तिदार फूलों की सेज होता है जब आप ये तय कर लें कि इसके तमाम समरात मैंने खुद अपनी ज़ात के लिए समेटने हैं, फिर तो वो जन्नत की वादी आपके लिए हो सकता है। लेकिन जब आपने कौम को सर्व करना है, जब आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, जब आपने 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को महफूज करना है, तो कभी भी ये फूलों की सेज नहीं होती। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे बेशुमार चैलेंजेस हैं। वो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, वो एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। तो इंटरनल चैलेंजेस को भी और एक्सटर्नल को एट अ टाइम आपने एड्रेस करना है। जब आपके पास 5 साल का वक्त होगा तो उसी वक्त में आपने तमाम चैलेंजेस को सॉल्व करना है और फिर आपने एक नए अगले इलेक्शंस में महफूज मुकाम पे मुल्क को लेकर जाना है। तो उसके लिए तो ये कभी भी फूलों की सेज नहीं रहती। और जहाँ तक उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ तोड़ का ताल्लुक है, मुख्तलिफ मसाइल इस तरह का ताल्लुक है, वो भी रहते हैं। अच्छा, आपने जो जोड़ तोड़ की बात की, तो हमने आज नवाज शरीफ साहब जब वोट कास्ट करने गए तो उन्होंने कहा कि सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए, बड़ी रिक्वेस्ट करके। और यही चीज़ हमने शहबाज शरीफ साहब को देखी कि वो पिछले 2-3 दिन से यही बात करते हुए आ रहे थे। तो ये उसके पीछे क्या मतलब? सादा अक्सरियत ये ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। सादा अक्सरियत किसी भी पार्टी को मिले तो उसके लिए स्मूथ सेलिंग आसान होती है। 5 साल के लिए गवर्नमेंट को लेके आसान तरीके से वो जा सकता है, क्योंकि वो फिर डिपेंडेंट नहीं होता मुख्तलिफ पार्टीज़ पे और वो इश्यूज़ को फिर ओन भी करता है। अगर आप सादा अक्सरियत के साथ खुद गवर्नमेंट बनाएं इंडिपेंडेंटली तो फिर तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपको कि कोई भी जमात सादा अक्सरियत से मेरा नहीं ख्याल कि सादा अक्सरियत में जा सकेगी। अभी तो आज़ाद उम्मीदवारों जी, आज़ाद उम्मीदवार चूंकि ज़्यादा वो सामने आ रहे हैं तो सादा अक्सरियत नहीं होगी। बहरहाल ये ज़रूर हो सकता है जिसका इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMPM-11 का और वहाँ पर उनकी मजबूत पोजीशन है। तो वहाँ से अगर वो 100 के करीब सीटें निकाल लेते हैं, 100 से 110 के करीब सीटें, तो मेरा ख्याल है कि वो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। एज वेल एज जो पंजाब की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से वो पंजाब की गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी होंगे। वहाँ भी चूँकि जो
पंजाब असम्बली की जो उनकी सीट्स हैं वहाँ पर PMLN काफ़ी मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि इन 2 जगहों पे PMLN के लिए एक अच्छा वो सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ठीक। लेकिन काशिफ साहब, ये बात तो अपनी जगह पे है कि सादा अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन अब एक और मरहला शुरू होगा कि कौन सी जमात दीगर जमातों को कैसे साथ में ला सकती है, या आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपना आज़ाद तशख़्ख़ुस बरकरार रखेंगे या किसी जमात के साथ मिलेंगे। उनके पास 3 दिन का वक्त होगा कि वो किसी जमात को में भी शमूलियत इख्तियार करने, और अगर नहीं करेंगे तो वो जो रिजर्व सीट्स के एंटाइटल्ड हैं सियासी जमातें, आज़ाद नहीं ले सकते। देखिए शहजाद, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात होता है कि जो हुकूमत साजी के मामले में अब तक 2 जमातें हैं जो सामने हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये 2 बड़ी जमातें, ये जो परसेप्शन अब नज़र आ रहा है वो होगा। और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, चूँकि उनके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है पार्टी का, और अगर वो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे तो फिर रिजर्व सीट्स का एज जो है वो किधर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, अगर 15-20%, 25% के रिजल्ट के ऊपर आप तय कर लें कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी ह्यूज तादाद में सामने आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये कबल अज़ वक्त है। उसके बाद मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इतलात है, आज़ाद उम्मीदवार जो आएंगे उनमें से अच्छे खासे लोग जो है या वो पीपल्स पार्टी के साथ क्लब होंगे या वो नून लीग के साथ क्लब होंगे, वो इतना बड़े तादाद में यहाँ पे बैठेंगे नहीं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, हुकूमत साजी में जो भी आगे आए, देखना यह है कि जो हुकूमत को लीड कर रहा है उसके अंदर वुसअत कल्बी कितनी है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो मईशत को कैसे आगे लेके जा सकता है। और अगर उसने इस बात पे कन्विंस होना है कि मुझे सिर्फ सादा अक्सरियत चाहिए और मैंने ही रूल करना है, तो अपोजिशन अगर तगड़ी है तो फिर वो अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये माजी की हमने हुकूमतों का हाल देखा, 2018 में भी यही थी, एक जिद थी कि अपोजिशन के साथ नहीं जाना। 2018 की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़्यादातर अपोजिशन को मैनेज करने में, लेकिन अब तो सूरत हाल पैदा हो गई ना, अब तो किसी ना किसी तरह आपको इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो लीड कर रहा है उसका विजडम क्या है, उसकी सोच क्या है। अभी तो कबल अज़ वक्त मामला है। मेरा सिर्फ इसमें मामला ये है कि देखें, मैं आपको अभी तो आधा घंटा पहले की एक बात बताऊं। मुझे एक MNA के उम्मीदवार ने अपना वीडियो बयान भेजा कि मैं जीत रहा हूँ 35,000 की लीड से, मुसद्दिका इतलात आ रही हैं कि वो हार रहा है। और मैंने उन्हें कहा, भाई मैं किसकी बात मानूं, किसको रिपोर्ट करूं? उसकी वजह यह है कि नून लीग वाला अपना मैसेज भेज रहा है मैं जीत रहा हूँ, आज़ाद उम्मीदवार कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाला कह रहा है मैं जीत रहा हूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इस कन्फ्यूजन को रोकने का स्टेटमेंट आया वो कराची में 22 नशिस्तें हैं नेशनल असेंबली की, और वो कह रहे हैं 18 हम जीत रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी अलग क्लेम कर रही है। अब मुझे आप बताइए कि उसको किसकी बात को हतमी तस्वर किया जाए, किसकी बात को इलेक्शन कमीशन को हतमी तस्वर किया जाए, इसीलिए वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं शाजिया, कि 2018 के इलेक्शन में सियालकोट में सुबह 10 बजे जाकर रिजल्ट आया था। जी जी, सारी रात वावेला हो रहा था कि जनाब डार साहब जीत रहे हैं, और पता लगा सुबह रिजल्ट कुछ और थे। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कीजिए, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग करके, वो इस तरीके से करके वो नताइज के ऊपर असरअंदाज होगा, तो मैं समझता हूँ कि जिस इलेक्शन कमीशन ने जिस असाबी तौर पे दबाव लेके इलेक्शन करवाए हैं, मैं नहीं समझता नताइज के ऊपर वो असरअंदाज होंगे। ठीक है तौसीफ साहब, ये जो डिस्कशन चल रही है, अगर हम इसको इस तरह बात करें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो पहले ये था कि जी इलेक्शन होंगे नहीं, हो गए, तमाम कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया। अब तहम्मुल के साथ अगले दिन का इंतज़ार कर लें और उसके बाद सोचें, क्योंकि इस वक्त जो है ना बात है पाकिस्तान के बका की, पाकिस्तान की मईशत की। जिस हुकूमत ने भी आना है उसको पता है कि ये आसान नहीं है, ये लोहे के चने इनको चबाने पड़ेंगे। तो बेहतर नहीं है कि अगर नून लीग अगर कहीं से अक्सरियत लेती है, पीपल्स पार्टी लेती है, बजाय इसके कि ये कहें कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, दोनों मिल के मुल्क को चलाएं। लेकिन जी मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है ना जी, ये इनमें से कोई अपोजिशन में भी बैठे ना तब भी इनको मिलकर चलना पड़ना है। ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी पड़नी है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है उससे हमने जितना हमारा नुकसान हो सकता था वो हो गया है। इवन अमेरिका का हो गया, हम तो फिर बहुत छोटे मुल्क हैं, आपने देखा है कि भी वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसके लिए इनको इन एनी केस एक तो बेहतर है कि कोलिशन गवर्नमेंट बना ले, लेकिन ये जो पहला मरहला है ना वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध में इंटीरियर सिंध के रिजल्ट्स आ गए, उनका कुछ 60-70% जो है वो रिजल्ट ट्रेंड समझ आ गया। कराची के अभी नहीं आए, पंजाब के अभी नहीं आए,
केपी का ट्रेंड समझ आ रहा है। ये आज़ाद सादा नहीं है, ये पीटीआई वाले भी हैं इनमें, ठीक है, बलूचिस्तान का भी नहीं आया। तो अभी मेरा ख्याल है कि भी वक्त लगेगा कि पार्टी को सादा अक्सरियत से बनाएगी या कोलिशन गवर्नमेंट में जाएगी। मेरा ख्याल है कि भी 2-3 घंटे के बाद कुछ सूरत हाल जो है ना वो क्लियर होगी। जिन्होंने 5-5, 6-6 इलेक्शन जो हैं वो देखे हुए हैं, ऑब्जर्व किए हुए हैं, उन्हें ये अंदाज़ा है कि जब 40-50% आपका वोटर जो है ना वो आ जाता है जब उसकी पोलिंग, तो फिर आपको पता लगता है कि ट्रेंड क्या है। और वोटर का टर्नआउट भी अभी नहीं हमें पता मुकम्मल तौर पर कि टर्नआउट टोटल क्या है। तो मेरा ख्याल है कि भी अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो वो जो दिलचस्प नतायज का जो टर्न आउट आ रहा है उससे हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं? दिलचस्प नताइज में अभी ये जैसे हम केपी में देख रहे हैं कि रिजल्ट आजाद बताया है उम्मीदवार हैं या नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अभी रिजल्ट बताया, तो मैं एक रिक्वेस्ट करने लगा था कि रनर अप का तो बताएं, वो डिफरेंस कितने हैं? हाँ, दूसरे नंबर वाले का तो बताएं कि बल्कि वो आप कौन 3 है, नंबर किस बताएं पार्टी ताकि से तीनों है। पार्टियों का तयन पता होना किया जा चाहिए सके ना, कि 3 वो पार्टियां कहाँ पे उसमें खड़ी हैं। जरूर ये भी ऐड करवाएं कि वो रनर अप तो हमें पता चले ना कि कौन सी पार्टी है जो रनर अप के तौर पर आ ठीक रही है। है। हुमायूं साहब, बड़े बड़े सेटबैक भी नजर आए हमें, जो जिनका गढ़ समझा जा रहा था वहाँ से हारे। मौलाना फजलुर रहमान साहब 2008 से लेके 1988 से लेके 2013 तक जीते रहे NA 44 में, लेकिन वहाँ पे अली अमीन गड्ढापुर साहब और भी बहुत सारे इस तरह। तो ये सेटबैक सरप्राइजिंग था या कुछ लग रहा था ऐसे ही आएगा नतीजा? देखिए, एक तो मैं तौसीफ साहब से एग्री करूंगा, चूंकि अभी तक डाटा जो है एक्यूमुलेटेड फॉर्म में हमारे पास नहीं आया, लेकिन जिन सेटअप्स का आप जिक्र कर रही हैं, सेटबैक्स का रादर, कुछ जगहों पे तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ सरप्राइजेस भी हुए बहुत ज़्यादा, और कुछ जगहों पे जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट्स जो हैं उनका भी हमने जो है देखा कि जिसकी वजह से जो है रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट आए या जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। अच्छा, ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नैरेटिव्स बने हुए थे प्री इलेक्शन। अब हम जिस फेज़ में दाखिल हो रहे हैं ये बड़ा अहमियत का हामिल है, और मैं बाकी पैनलिस्ट से एग्री करूँगा। आप अगर सिर्फ पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन को देखें, और कल की एक UN की रिपोर्ट थी कि हम इस वक्त दुनिया की 5वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और फिर जो एक दूसरी रिपोर्ट थी उसी के साथ एसोसिएटेड, वो ये कहती है कि 2040 तक हम 40 करोड़ के करीब जो है हमारी जो है वो आबादी हो सकती है, अगर यही ट्रेंड रहा। 2.5% जो है हमारा जो रेट है ग्रोथ का। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने बड़े चैलेंज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ आपकी पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ आपकी प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ आपका रेवेन्यू, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन। और फिर जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हम हमेशा जो है वो बड़े मज़े से अपनी अहमियत उजागर करने के लिए बताते हैं, वो एक बड़ा कंडंड्रम भी बन चुका है हमारे लिए। एक अफगानिस्तान है पिछले 3 साल से एक साइड पे, दूसरी साइड पे इंडिया है आपके साथ, जो कि मुसलसल, और इलेक्शन में जाने से पहले हमने लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके बाकी मामलात को देखने, फिर दुनिया को ओवरऑल आप देखें पिछले 4-5 सालों में इतने बड़े क्राइसिस आ चुके हैं वहाँ पे। रशिया यूक्रेन वॉर को देख लें, मिडल ईस्ट के अंदर हालात को देख लें, इन सारी चीज़ों के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। और एक्सपेक्टेड भी आप यही करें कि आइंदा आने वाले चंद सालों में भी शायद हम अगर कोई बहुत बड़ा मिरेकल ना कर लें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर अगर सारी पॉलिटिकल जमातें इकट्ठी हो जो कि नज़र आती हुई नहीं आ रही, तो ये जो है ना वो फूलों की सेज नहीं, जिस तरह भी आपने जिक्र किया। जो भी हुकूमत आएगी, अगर हम उसी रवेज का हिस्सा रहे जिसका हम पिछले चंद सालों में हैं, तो वो हमने एक नैरेटिव तो अभी से देख लिया। MQM की हमने स्पीच देख ली, जो वो उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले की, बाकी जमातों बिलावल की भुट्टो ने ट्वीट कर दिया विक्ट्री का, उन्होंने कर दिया, और शुक्र है कि बाकी एक दो बड़ी जमातें जो अभी तक गुरेजा हैं इस चीज़ से, लेकिन अगर वो भी कर दें और शायद आने वाले चंद घंटों में उनकी तरफ से भी आ जाए, तो जो सेट आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि एक बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। लेकिन इसमें अच्छा, चैलेंजेस की बात आप कर रहे थे शहजाद, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा इजाफा कर लूँ। जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है उसमें अफ़गानिस्तान के साथ जो चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं डिप्लोमेसी के हवाले से, वो भी पाकिस्तान के लिए एक अलग से एक नया चैप्टर है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी, और वो बड़ी दानिशमंदी के साथ आप उसको लेके जाएंगे तो वो एड्रेस हो सकेगा। अगर आप उसको उसी तरीके से हैंडल करेंगे जैसे PTI की गवर्नमेंट में हुआ, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। राइट हुमायूं, अब मुस्लिम लीग नवाज़ जिस तरह एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्होंने परफॉर्म करना है और नताइज जैसे आएंगे, अगरचे अभी हतमी नताइज हैं, हम सिर्फ हाइपोथेटिकल ये बात कर रहे हैं,
वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हमें नज़र आ रही। क्या आप समझते हैं इसकी वजह वो 16 माह की हुकूमत है? लेकिन इसमें एक कैच भी है कि पीपल्स पार्टी वाज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो ब्रंट फेस नहीं किया जो नून लीग कर रही है। क्या वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से डिसोसिएट कर लिया था बिलावल भुट्टो ने जिस तरह कैंपेन चलाई है, तनकीद की? देखें, अगर तो आप कैंपेन के क्रेडिट्स के ऊपर हम बात करें तो शायद इन माय पर्सनल ओपिनियन के पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी प्री इलेक्शन, वो उन्होंने अपने आप को वो पीडीएम की हुकूमत से बिल्कुल अलग रख के, और फिर जो जितने भी उनके वो एक मिनट आपको रोकूंगा, एक रिजल्ट है हमारे पास, उसके बाद आप यहीं से शुरू कीजिएगा। अयाज के पास चलते हैं, एक नया हमारे पास नतीजा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अयाज आपकी तरफ आते हैं। जी, PK 45 का ये नतीजा है सूबाई असम्बली का। अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और मुश्ताक अहमद गनी इसमें कामयाब करार पाए हैं। 50,143 वोट लेके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ये सीट है। PK 45 आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक गनी ने 50,143 वोट लिए हैं और कामयाब करार पाए हैं। गनी साहब मजबूत कैंडिडेट हैं, पिछली दफ़ा भी इलेक्शन में जीते थे और उनके असम्बली में स्पीकर भी रहे, तो इस वक्त भी उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग थी और ये मतवक्को था उनका ये रिजल्ट। ठीक है जी, हमायूं आप बात मुकम्मल कर लें। तो उस सेंस में पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी ओवर द लास्ट 20 डेज ऑफ 30 डेज, उसमें उन्होंने अपने आप को पीडीएम की जो परफॉर्मेंस थी, पीडीएम ने जो टफ स्टांस लिए थे इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उससे उन्होंने अपने आप को अलहदा किया। और फिर जो अच्छी चीज़ें थी जो कि पीडीएम की हुकूमत का ही हिस्सा थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जिसमें आपने अपने रिलेशनशिप जीसीसी कंट्रीज़ के साथ अच्छे किए, जिसमें आपने अमेरिका के साथ दोबारा रिवाइव करने की रिलेशनशिप कोशिश की, CPEC के फ़ेज़ 2 में जाने की कोशिश की, तो वो उसका उन्होंने अपना जो है वो फ़ायदा लिया। और मेरा ख्याल है एज अ पोलिटिकल एक्यूमेन अगर देखा जाए, वो बड़ी स्मार्ट मूव थी वेरी स्मार्ट पीपल्स पार्टी की, क्योंकि उसमें वो फॉरेन अफेयर्स में चले गए बिलावल, और वो पूरी दुनिया में उन्होंने जो अपना एक लॉबिंग भी की, अपनी पोजीशन भी स्ट्रांग की पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली, और अपने आप को तो उन्होंने वो अप्रोच अभी क्यों नहीं हो सकती? मतलब वो ये होनी चाहिए, उस वक्त देखिए, उस वक्त बिल्कुल 11 होनी चाहिए। जमातें थी, उनके अगर नज़रियाती आपकी बात बिल्कुल आइडियोलॉजी दुरुस्त है। थी, तो जब उस वक्त हो सकती है पाकिस्तान के मुफाद में, अब क्यों नहीं हो अब भी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब का ये कहना, स्टेटमेंट आता है ना अलायंस नहीं करेंगे, नहीं मैं वो उसकी गलत बात है। कर- मेरा ये ख्याल है कि वो गलत है। अगर सादा अक्सरियत में आप चले जाएं तो ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो फिर आपको यकीनन अलायंस में जाना होगा, और देखना यह है कि आपके लिए बेहतरीन अलायंस कौन हो सकता है। या तो इंडिपेंडेंट्स को आप साथ मिलाएंगे या आप पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का फार्मूला आप पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं और वो वर्केबल भी है, और मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों का ठीक है, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। अभी हमें दोबारा अयाज के पास जाना है और अयाज हमें नताइज बताएंगे जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए। जी हाँ, एक और अहम नतीजा जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को आगाह करें, PK 34 का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है, और इस नतीजे के अंदर अगर हम बताएं तो बटाग्राम से जुबैर खान 13,501 वोट हासिल करके फातेह करार पाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के PK 34 का जो ये रिजल्ट है उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। PK 34 13,501 वोट हासिल करके जुबैर खान जो है वो कामयाब करार पाए हैं। ये नतीजा इस वक्त आप देख रहे हैं, नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और लम्हा ब लम्हा हम आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के PK 34 का ये नतीजा है बटाग्राम से, जहां जुबैर खान जो है वो फातेह करार पाए हैं। उन्होंने 13,501 वोट हासिल किए हैं। जी शाजिया और शहजाद, इस तरह भी KPK में जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है, कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों और शायद सूबाई असेंबली की हमें जी बिल्कुल, KP में आज़ाद आज़ाद उम्मीदवारों का यकीनन एक अभी इस वक्त जो नताइज सामने हमारे आए हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आज़ाद या पीपल्स पार्टी या नून लीग मिला जुला के इस तरह की कोई हुकूमत बनाई जा सकती है, लेकिन नेशनल एलाइज क्या लगते हैं कि 1-2 पार्टियां हैं जो हुकूमत कर चुकी हैं, एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा इकट्ठी साथ बैठ चुकी हैं, लेकिन अब इलेक्शन से पहले जो वो बात करते थे कि जी हम नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी को शायद महसूस करना पड़ेगा अगर कोई ऐसी सूरत है। वो इलेक्शन से पहले के जो बयानात होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ जाता है, तो जब गवर्नमेंट आपको करीब आती हुई नजर आती है, तो फिर सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ये मिलकर गवर्नमेंट को बास्केट करेंगे, और जो इनके
इंडिपेंडेंट्स हैं वो हो सकता है कि जिसका ज़्यादा इम्कान है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं। और जहाँ तक अब 2 रिजल्ट्स आए हैं केपी से और उसमें इंडिपेंडेंट्स की उसमें कामयाबी हुई है, तो आप इसको यूँ देख लीजिए कि 3 बड़ी पार्टियां 3 मुख्तलिफ सूबों में स्ट्रॉन्ग रही हैं निस्बतन। पीपल्स पार्टी को सिंध में देख लीजिए, वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आज भी स्ट्रॉन्ग है। और PMLN पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, वो एक मुद्दत से स्ट्रॉन्ग है। और पिछले कुछ बरस से अगर PTI को कोई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला हुआ है तो वो उनका केपी में है। और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं यकीनन ये उन्हीं की तरफ से सपोर्टेड हैं। चलें अयाज की तरफ एक बार फिर चलते हैं। अयाज हमें बताएं क्या रिजल्ट है आपके पास? जी हाँ, एक और नतीजा हमारे पास सामने आया है PS 20 घोटकी का। ये रिजल्ट है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। सिंध असेंबली से सरदार मोहम्मद बख्श खान महर 87,431 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। सिंध असेंबली का ये नतीजा है PS 20 का घोटकी से, जहां पे सरदार मोहम्मद बख्श खान महर 87,431 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। आप ये देख रहे हैं घोटकी सिंध का नतीजा है PS 20 का, जिससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। 87,431 वोट हासिल किए हैं सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने और वो सिंध असेंबली के इस हलके से फातेह करार पाए हैं। घोटकी का ये रिजल्ट है शाजी और शहजाद, जिससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। जी काशिफ काशिफ, ये जो इलेक्शन से पहले बड़े इल्ज़ामात लग रहे थे जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तो अब जो नताइज हैं उसके बाद फिर क्या ये आपको जस्टिफाई करता है कि आप विक्ट्री स्पीच भी कर दें हतमी नतीजा आने से पहले? देखिए शहजाद, मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 पॉलिटिकल एंटिटीज़ इस्टेब्लिश हैं। PTI है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। जो मैं आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले जो बात आप उनसे कर रहे थे हुमायूं साहब से, देखें बिलावल साहब ने जो कैंपेन की उन्होंने क्लियर कट जो तहरीक इंसाफ का क्राउड था वो अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने मैराथन कैंपेन इसलिए की कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कोशिश की उनका कैंडिडेट पुट हो। वोट मैटर नहीं करते, देखें बास टाइम सीट्स मैटर नहीं कर रही थी। सीट्स आपको भले कम मिले लेकिन वॉल्यूम ऑफ वोट जो है, क्वांटम ऑफ वोट जो है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि पता लगे कि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे बाहैसियत वोट्स जो है वो उन्होंने रिवाइव किया पार्टी को, पंजाब में, KP में, अदरवाइज भी। सो मैं ये समझता हूँ कि इस कैंपेन के बाद दूसरी बात यह है कि जिस वक्त PDM की हुकूमत बनी उस वक्त भी बिलावल PDM की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जरदारी साहब ने कमिटमेंट की थी। जी एक मिनट आपको रोकूंगा, अयाज हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं घोटकी के इंतखाबात और जो अभी नतीजा है उसके हवाले से। जी अयाज। जी हाँ शहजाद, घोटकी के हवाले से हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। सिंध असेंबली के PS हल्का 20 से, जहां पे सरदार मोहम्मद बख्श खान महर जो है वो 87,431 वोट हासिल करके फातेह करार पाए हैं। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम बात करें जो उम्मीदवार नाकाम रहे हैं इस हल्के में, उन्होंने सिर्फ 1669 वोट जो है वो यहाँ पे हासिल किए हैं सिंध असेंबली PS 20 से। अब्दुल्ला गरारी उनका नाम है, जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें। सिंध असेंबली का PS 20 हल्का है। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर 87,431 की एक बड़ी लीड के साथ कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है और सिंध असेंबली के इसी हल्के में अगर हम उनके मुखालिफ उम्मीदवार की बात करें तो आप देखिए कि वो सिर्फ 1669 वोट हासिल कर सके हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। इस रिजल्ट के हवाले से एक नुक्ता मैं बयान करना चाहूँगा, वो ये है कि ये रिज़ल्ट ये शो करता है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुख्तलिफ इलाकों में या सूबों में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उनका पूरे मुल्क में नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि वफाकियत के अतबार से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जिससे वफाक कमज़ोर होता है, इसके तमाम इकाइयों को तक़वियत नहीं मिलती। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तमाम मुल्क में मौजूद हों और उसकी रूट्स तमाम मुल्क में हो और तमाम मुल्क से सीटें जीतें। यही सवाल तौसीफ साहब मैं आपसे यूँ करती हूँ कि हमने इलेक्शन कैंपेन जब देखी थी, क्योंकि हम अब तो वैसे पोस्ट इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं पिछली इसलिए बात को कनेक्ट करी हूँ कि मेरी गेस्ट ने भी यही बात की है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, बड़ा अपने वर्कर्स को मोबिलाइज किया, लेकिन नून लीग कराची में हमें उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आई। उसकी क्या वजह नजर जो अभी उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया। ये अभी बात हो रही थी कि जी उन्होंने स्मार्टली अपने आप को डिसोसिएट किया, बाकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की, नहीं, तमाम पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी स्मार्टनेस है ना जी, वो जहाँ से जीत रहे हैं वहाँ उनका कोई कंपेटिटर ही नहीं है।
GDA जो है वो जो सो कॉल्ड जो एक अलायंस था वो डिसमेंटल हो चुका है। अब ये जो अभी नतीजा आया है ओवरऑल सिंध से देख लें जी बड़े कोई उनको चैलेंज करने वाला ही नहीं है, कोई नून वहाँ जाती कैंडिडेट नहीं खड़े किए है। गए। अच्छा, ये जो स्पेशली ये वाला जो आया है इसमें जो मेहर फैमिली ये आपस में लड़ते थे जी तो 20-30 हज़ार के वोट से कभी कोई जीतता था कभी कोई जीतता था। जरदारी साहब की ये है स्मार्टनेस कि उन्होंने सारी फैमिली को एडजस्ट कर लिया। अब देखें जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट उनकी ज़मानत जब्त हो गई है, ठीक है, ये है इनफैक्ट स्मार्टनेस। और उससे बाहर अगर ये स्मार्टनेस है कि उन्होंने वोट गेन किया अपने आप को डिसएसोसिएट करके, तो फिर ये वोट वो पंजाब में भी कंसोलिडेट करते, फिर वो KP में भी करते नहीं, वो जहाँ पर थे उसको उन्होंने अपने किले को पहले मजबूत किया है और उसके बाद वो आगे चले। अच्छा, तौसीफ साहब ये किला उनका एक मुद्दत से मजबूत है। मेरा थीसिस ये है, पंजाब भी किला था जी नहीं देख वो पंजाब से सुकड़ गए ना। मेरा ये थीसिस है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका पूरे पाकिस्तान में उनकी रूट्स होनी चाहिए। ये वफाकियत को कमजोर कर देती है ये चीज। आपका थीसिस इस हद तक है कि भी वो उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी मौजूदगी से मुराद है कि वो सीटें वहां से निकालें। नहीं, वो जबरदस्ती तो नहीं ना, नहीं जबरदस्ती नहीं, लेकिन उनकी जो होमवर्क है पॉलिटिकल पार्टीज का वो स्ट्रांग होगा तो वो सीटें निकाल पार्टी का जो काम है कैंपेन नहीं चलाई उस तरह, मोबिलाइज नहीं किया। मोबिलाइज किया, पार्टी का जो काम है कैंडिडेट मुकाबला हुआ ना जी, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुटिंग करती है। चल इस पे आपका टेक मैं लेता हूँ। हमारे एक सवाल ये है कि क्योंकि 2 करोड़ से ज़ायद नया वोटर शामिल हुआ है इन इंतखाबात में, आपके ख्याल में जो भी नताइज आ रहे हैं उसमें इस फैक्टर ने कोई रोल प्ले किया होगा या नहीं? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल 2 करोड़ 25 लाख के करीब, और कुछ जो हैं अंदाजे वो 2 करोड़ 40 या 50 के करीब कर रहे हैं। और उसमें अगर आप देखें तो जो 50% जो है वो है जो 30 एंड बिलो है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो आपकी जो यूथ है, और उसमें इस सवाल को भी थोड़ा सा अगर आप ऐड करें तो बिलावल बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट जो है, जो लार्जर फिगर्स हैं पॉलिटिकल, उसमें ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द यंगर क्राउड एज वेल। तो एक फैक्टर ये भी है। दूसरा एक और, ये जो अभी तौसीफ साहब भी और नवीद साहब भी बात करें, आप 18वीं तरमीम के फैक्टर को भी जो है ना चिप इन करें, जिसमें सूबों के अंदर जो इख्तियारात थे या जो उनका, अब फेडरल के अंदर आपके 5, 7, 8 मिनिस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी तमाम इख्तियारात अब सूबों के पास आ गए। उसमें फॉरेन पॉलिसी जो था, जिसमें पिछले चंद सालों के अंदर या 1.5 साल के अंदर PDM की गवर्नमेंट ने जो सक्सेसेस ली वो पीपल्स पार्टी ने कैश इन करवाई अपनी इस कैंपेन के अंदर। तो एक फैक्टर ये भी था, लेकिन साथ दूसरा फैक्टर ये था कि जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका सबसे पहला नतीजा आया है बाय द वे ऑफिशियली भी, अगर आप अनाउंसमेंट देखें जामशोरों से, मुराद अली शाह, और फिर वहाँ पे जो उनकी जो डेवलपमेंट फंड्स और बहुत सारी चीज़ें लगी, बावजूद उसके कि अभी भी बहुत सारा रूम है इम्प्रूवमेंट का, बहुत सारी जो है इश्यूज़ हैं या ख़राबियाँ हैं जिसको अगर हम कहें ठीक करने की। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया सिंध के अंदर, और अब अगर कोalition गवर्नमेंट की तरफ वो जाते हैं तो शायद फेडरल के अंदर या किसी और सूबे के अंदर भी वो जो है। हैसियत से मैं आपसे यही सवाल करूं इंटरप्ट करके कि कैसे अपने आप को मजबूत किया? क्या बहुत बेहतरीन उनकी गवर्नेंस रही है या फिर वही मलिक, जागीरदार, वडेरे, इसे उनका वोट ही है? देखिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे। एक तो ये कि जो उनके पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के जो लोग थे वो रहे, इलेक्टेबल्स जो थे वो उनके साथ रहे। दूसरा, बिलावल और आसफा भुट्टो ने जो अपनी कैंपेन की और उसमें जो यंगर क्राउड को, और फिर ये आपके पास बड़ा छोटा एक वो था जिसमें इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और अनसर्टेनिटी ख़त्म होने के बाद और इलेक्शन की तरफ जाने का जो फेज़ था, उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कैंपेन एज अ होल पॉलिटिकल पार्टी बिलावल और आसफा ने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम किया। तो ये मेरा ख्याल है एक फैक्टर ये भी था। दूसरा, और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें ऐड कर, सिंध में जो है उन्होंने काम भी किया है। उन्होंने एक तो इरिगेशन सिस्टम बेहतर किया, उन्होंने हेल्थ का सिस्टम बेहतर किया। इवन जो NICVD का उनका प्रोजेक्ट है, गम्बट वाला है जो मामला, इसमें उन्होंने काम इन 5 सालों में उन्होंने सिंध में डिलीवर किया। ये ऐसे वोट उन्हें ऐसे नहीं मिल गए, उन्होंने कंसोलिडेट किया अपने आप को। वो सीटें भी वो जीत रहे हैं रिजल्ट्स। अच्छा, तौसीफ साहब वो जब काम नहीं भी करते थे तब भी उन्हें वहां से सीटें निकल जाती ना जी, थी। पिछले 15 बरस से तो वो वहां से जीत रहे हैं ना। आप दोनों की नोक झोंक पे हम जाए कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें जाना है अयाज के पास और उनसे हम रिजल्ट जानते हैं। जी के बाद का मामला है वो और बात।
एक और हल्के का रिजल्ट जो है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। PS21 घोटकी का ये नतीजा है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। अली नवाज खान महर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, 63,758 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PS21 सिंध का यह हल्का है घोटकी का, जहां पर 63,758 वोट लेकर अली नवाज खान महर जो हैं वो फातेह करार पाए हैं। इसी हल्के में अगर हम उनके मुखालिफ उम्मीदवार के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करें तो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं, उनके मुखालिफ जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार जो हैं वो नाकाम करार पाए हैं। गुलाम अली उनके मुकाबले में थे और उन्होंने सिर्फ 29,000 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। 29,273 वोट हासिल किए हैं गुलाम अली अब्बास ने। और अली नवाज खान महर जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो JUI के उम्मीदवार को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। और यूं PS21 घोटकी से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। ये जो रिजल्ट है आपकी बात से, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो बात कर रहे थे ना कि एक अपने वोटर्स को वहां पर रखा हुआ, ये देखें, ये वहां की डायमेंशन और ये वहां की पॉलिटिक्स और ये आसिफ अली जरदारी की कहेंगे स्मार्ट प्लेस स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको मक्सी भी मिलेंगे, चांडियोज भी मिलेंगे, महर भी मिलेंगे, वो ट्राइबल चीफ सारे वही फैमिली है, ये उसी फैमिली से ये दूसरे कैंडिडेट जीते हैं। और ये अली नवाज महर जो हैं ये पिछली दफा वजीर आला भी रहे वहाँ पे, और ये मुतवक्को था, ये कोई गैर मुतवक्को रिजल्ट नहीं है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और ये जो महर फैमिली के वोट्स हैं वो वहाँ पे डोमिनेट। महर भी जो थे वो मेरा ख्याल है वो भी पीपल्स पार्टी, जी ये भी मुकाबला करते थे और ये भी पीपल्स पार्टी में। ये अली मोहम्मद महर साहब वजीर आला रह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने भी कहा कि वो काम ना भी कराएं तो उनको वोट पड़ जाता है, वो जीत जाते हैं। लेकिन जैसे आज हमने देखा लोग निकले और कुछ ऐसे नतीजे आए हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। इससे पहले सवाल मुकम्मल करूँ, एक नतीजा और आ गया तो उसकी अयाज की तरफ चलते हैं। जी अयाज। जी हाँ, एक और नतीजा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नतीजा आया है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली का PK26 का नतीजा है, जिससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। बुनेर का नतीजा है जहां सैयद फखर जहान कामयाब करार पाए हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 26,782 वोट हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का यह हल्का है जहां पर हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। और PK26 से सैयद फखर जहान जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं, 26,782 वोट जो है इन्होंने हासिल किए हैं PK26 बुनेर से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से। और यहां उनकी अगर हम मुखालिफ उम्मीदवार की बात करें तो अपने नाज़रीन को जो है वो आगाह करते चले। अपने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं PK26 से उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 15,216 वोट हासिल किए हैं। नासिर अली उनसे हार गए हैं सैयद फखर जहां से। यूं PK26 बुनेर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आज़ाद उम्मीदवार हैं सैयद फखर जहां, उन्होंने गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक यहां पे फतह समेट ली है। ये जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे, उन्होंने ठीक कहा था। हाँ, अब यहाँ क्या लग रहा है अब आपको, किस तरह? देखिए, जो जरदारी साहब अपना वोट कास्ट करके यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं तो उन्हें भी नज़र आ रहा था कि पूरे मुल्क में आज़ाद उम्मीदवारों का ट्रेंड कहाँ तक जाएगा और उन्हें भी अपने साथ मिलाना है। अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं, जो कि वो पहले ही इशारा दे चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो उनको मिला लेंगे यकीनन, क्योंकि वो मिलाएंगे तो साइजेबल एक बन जाएगी स्ट्रेंथ उनकी, और वो साइजेबल स्ट्रेंथ जो है वो दोनों तरफ काम करेगी। अगर वो PTI की तरफ रुख करेंगे तो भी वो बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, और अगर वो नून की तरफ जाएंगे तो भी वो बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन भी, पॉलिटिकल पोजीशन भी सिक्योर की, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन भी सिक्योर कर ली है। और वो यकीनन ये जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये डोमिनेंटली ये पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे, ठीक है, और ये फिर मिलकर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। मेरा सवाल जो आपसे रह गया था काशिफ साहब से पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप इस पे सारे क्या करें। जब वो सीटें निकालते हैं, काम नहीं करवाते, उससे पहले भी वो निकालते थे, तो ये तो लोग वोट क्यों फिर डालते हैं अगर वाकई वो काम नहीं कराते? और फिर भी वजह अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके पास अरे काशिफ साहब को भी कुछ बोलना है। आप मुकम्मल कर लें जल्दी से फिर काशिफ साहब। अच्छा, उनके पास वरना फिर ये होता है ब्रेक होती है तो गेस्ट हमसे शिकायत कर रहे होते हैं। तो काशिफ साहब आप लीजिए, आप अपना टेक दे दीजिए। नहीं प्लीज, रह ना जाए बात। जो सिंध के जो
मैं उनको कहूँगा कि बेचारे वोटर्स जो हैं, जो इंटीरियर सिंध के वोटर्स हैं, उनके Not पास कोई at और all. चॉइस नहीं है। नहीं, वो जो इंटीरियर सिंध के वोटर्स ना, हैं, नहीं, नहीं, ये वो जो ज्यादती वो है। बड़े इनोसेंट वोटर्स हैं, आप कब गए पास तो चॉइस उनके पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं नहीं choice नहीं, ये आप मुझे बताइए कि जो इन्होंने जे भुट्टो बेचा है वो तो अभी तक चल रहा है। तो नहीं, ये लेकिन आप भुट्टो थरपारकर हैं, बेचने के मिट्टी लिए- रहम, आप मैं- काम बहरहाल हुआ वोटर है। पास शऊर है हमारा, ये- वोटर के पास ये- सियासी शऊर है, वोटर अपना अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है। जो वोटर बहुत काम हुआ है जी वहाँ पर। आप कब गए हैं सिंध? मैं वहाँ का रहने वाला, चले मैं आपको ये बता चले रहा हूँ। हम उनसे ब्रेक के दौरान पूछ लेते हैं कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे और अपनी नशिस्त दोबारा बहाल करेंगे।